हेलो एवरीवन। मेरा नाम है यस साहू और आज हम पढ़ने वाले हैं जाग तुझको दूर जाना है। जी हाँ दोस्तों, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है हमारी महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई। चलिए मैं आपको इसको बता देता हूँ। जो महादेवी वर्मा जी थी वो एक महिला थी। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, महादेवी, ठीक है। तो देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। देखिए, आप और मैं दोस्त हैं, तो एक दोस्त की तरह इस स्टोरी को सुनिएगा, टीचर की तरह नहीं, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। तो बिल्कुल शांति से सुनिएगा, जैसे मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ कि दोस्तों, एक महादेवी वर्मा नाम की एक महिला थी, जिनका जन्म तो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, पर वो पढ़ने आई इंदौर। देख लो, उस जमाने में लोग कहते हैं कि औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उस जमाने में वो फर्रुखाबाद से इंदौर पढ़ने आई। किस जमाने में? उनका जन्म हुआ था 1907 में। 1987, 1987 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो इसके बीच में ही पढ़ने आई होंगी ना। तो बात करता है, मात्र 12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया। ओ, बाल विवाह चलता था पहले, हाँ, बाल विवाह चलता था पहले। मात्र 12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया। फिर पर भी आपको एक ट्विस्ट और दिखेगा उससे। ये देखिए, प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत और में एमए किया। तो दोस्तों, शादी के बाद भी पढ़ने दिया जाता था तब? हमको गलत पढ़ाया जा रहा है बचपन से। औरतों को छूट नहीं थी, औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये हमारे सामने उदाहरण है। ये देखिए, उनको शादी के बाद विश्वविद्यालय में एडमिशन मिला, उन्हें संस्कृत से एमए की, संस्कृत से। वाह भाई, संस्कृत से एमए की। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति हो गई विद्यापीठ में। मतलब प्रयागराज में एक महिला विद्यापीठ था, मतलब विद्यालय था, जहाँ वो लंबे समय तक प्राचार्य का कार्य करती नहीं। अच्छा, हाँ। उनका जीवन और चिंतन, स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध का दर्शन गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी का कैसे रोल नहीं होगा? वो आजादी के टाइम पे भी ये थी, गांधी जी भी आजादी के टाइम पे थे। गौतम बुद्ध का प्रभाव तो मुझ पर भी है, आप पर भी है, सब पे है गौतम बुद्ध का प्रभाव। सब पर तो नहीं, जो मानता है उस पर है बस। गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के दर्शन और गहरा प्रभाव पड़ा। महादेवी वर्मा जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य की स्त्रियों का उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर प्रयत्नशील रही। उन्होंने समाज में हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य की स्त्रियों को, हाँ भाई, अपनी कम्युनिटी के लिए सब काम करते हैं। ये बात मैं तो क्यों कहना, क्योंकि वो महिला थी, उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, पुरुषों के लिए भी किया। हिंदी साहित्य में महिलाओं का अकेला थोड़ी है। जब पुरुष चिल्लाने लगे कि नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं, भाई, हिंदी साहित्य में सबके लिए है भाई। मतलब स्त्रियों पे जोर दिया, क्योंकि वो एक स्त्री थी, उनको पता था कैसी कठिनाइयों से उन्होंने पढ़ाई की है। तो इसलिए वो स्त्रियों को हक दिलाना चाहती थी कि इतनी जितनी कठिनाई उन्होंने झेली है, उतनी उनके आने वाली पीढ़ी को ना झेलना पड़े। इसलिए उन्होंने काम किया। ये आप आपके क्वेश्चन में लिख सकते हो। देखना, अब आपके क्वेश्चन में आएगा कि माधुरी वर्मा जी के बारे में बताइए, आप उसमें लिखना। वो महिला थी, उन्होंने महिलाओं के लिए भी काम किया और हिंदी साहित्य को भी आगे बढ़ाने के लिए काम किया। आपको नंबर मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे? यहाँ क्वेश्चन आए वहां लिखिए आप। जीवन भर प्रयत्नशील नहीं, उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नाम की पत्रिका का संपादन भी किया। उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नाम की, स्त्रियां तो होती ही चांद जैसी हैं, याद करने के लिए बता रहा हूँ, गलत लहमे मत लीजिएगा। देखिए, महादेवी वर्मा जी उनके जमाने में बहुत सुंदर होंगी, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, वो बहुत सुंदर थी। तो वो चांद चांद नाम की पत्रिका में उन्होंने काम किया, जिसके संपादक लेखों के माध्यम से उन्हें भारतीय समाज की स्त्रियों की पराधीनता या यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचन किया। बहुत बड़े बड़े हिंदी के वर्ड्स लिखे हैं, इनका मीनिंग गूगल करके बताना मेरे को।
शायद इनका यही मतलब होता है कि पराधीनता या था आया तो स्वराज्यता, मतलब उनका रहन सहन जाना उन्होंने कि उन्होंने पत्रिका के जरिए स्त्रियों को जागरूक किया कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, देश में हमारी जरूरत है, आत्मनिर्भर नारी बनो, फेमिनिस्ट नहीं, मतलब लड़कों को बोला होगा। ठीक है, छोड़ो वो सब, छोड़ो उस पे नहीं जाते हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। उन्होंने नारियों को बोला आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। महादेवी वर्मा के काव्य के जागरण की चेतना के साथ स्वतंत्रता की कामना और दुख की अनुभूति के साथ करुणा का बोध भी। दूसरे छायावादी कवियों की, छायावाद कवि थी ये, हमको अभी पता चला। ये देखिए यहाँ लिखा है, छायावाद कवियों की तरह उनके गीत में भी प्रकृति सौंदर्य और कई रूप मिलते हैं। माधवी वर्मा के प्रगतियों में भक्ति काल के गीतों और प्रतिध्वनि और लोकगीतों की अनुगुंज है। इसके साथ ही उनके गीत आधुनिक वैदिक मानस के द्वंद को भी अभिव्यक्त करते हैं। मतलब मतलब जो उनके गीत हैं वो आधुनिक वैदिक, मतलब पुराने और नए मानस मानव के जो चीजें हैं उनको प्राप्त करते हैं। अभी आप देखना, मैं जो मतलब अपन जो इसकी कविता पढ़ेंगे वो मोटिवेशनल कविता है, बहुत भयंकर, आपको भी बहुत मजा आएगा, मेरे को भी बहुत मजा आएगा। ऐसा लगता है उन्हें जेनजियों के लिए लिखी है ये कविता। महादेवी वर्मा के गीत अपने विशिष्ट शब्द और संगीतात्मक के कारण अत्यंत आकर्षक हैं। आप तो किसी के भी उसमें छाप देना ये वाली लाइन, तो सबके गीत आकर्षक हैं, तभी तो वो कवि बने इतने फेमस। सोचो सोचो, एक बार मेरे साथ सोचो, ठीक है, कि वो इतने फेमस कवि बने तभी तो उनका गीत हमारी बुक में छपा, और बुक में छपा तो हमने पढ़ा, हमने पढ़ा तो वो विशेष तो होगा ही, क्योंकि हम तो विशेष ही है ना। ऐसा सोच के लिख सकते हो आप, ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं है। महादेवी वर्मा जी ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से गीत की अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास किया। सेम उनकी काव्य भाषा, मतलब सेम मतलब ऐसे लिख सकते हो आप कि उन्होंने सबने विकास किया है, थोड़ा थोड़ा योगदान सबका है, तभी हिंदी काव्य आज हम पढ़ रहे हैं। उनकी काव्य भाषा प्रिया, मतलब काव्य भाषा प्रयागराज में थोड़ी प्रिया भाषा होती है, तत्सम शब्दों से निर्मित है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तालियां तालियां तालियां। यमा के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यमा उनकी एक रचना का नाम है। और बस आप मुझे ये बता दीजिए कि प्रयागराज, प्रयाग मतलब प्रयागराज होता है, और प्रयागराज का नया नाम, नहीं, प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद, अभी फिर से उसको प्रयागराज नाम कर दिया गया, मतलब प्रयाग, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा ये देख लेते हैं उनकी मुख्य कविताएं, दो चार देख लीजिएगा आप माधवी वर्मा जी की कविताएं। जैसे रश्मि, नीरज, संगीतमय, यमा, यमा तो उनकी बहुत फेमस है, इसके लिए ये उनको ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। दीप शिखा कविता, आप बोर हो रहे हो उन कविता में ना, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, मैं भी बोर हो रहा हूँ उसको पढ़ के। अब हम चलते हैं हमारी मेन मुकाम पर। जा तुझको दूर जाना है, पहले हम एक लय में कविता पढ़ेंगे उनकी आवाज में। क्या आप उनकी आवाज में ये सुनना चाहेंगे? अगर सुनना चाहते हैं तो दिल थाम कर बैठिए, मैं आपको उनकी आवाज में ये सुनाने जा रहा हूँ। मतलब आपको अच्छी लय में एक कविता सुनाने की, सुनने के लिए बोल रहा हूँ, फिर हम इसका मीनिंग भी देखेंगे।
आँख को डोले मेरे की छाया को छाया जागिया विद्युत शिखाओं मैंने तुझ तूफान में पर तुझे नाशिकत पर तुझे है नाशिकत पर जिन्हा बने छोड़ जाना जाग तुझको दूर जाना जाग तुझको दूर जाना बांध लेंगे क्या तुझे ये माँ के बंधन सजीले। एक साथ बोलिए गाइस, आप भी गाइए मैं भी गा रहा हूँ। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम में। गाइए पहले एक बार मेरे साथ, फिर इसका मीनिंग समझते हैं। आधा मीनिंग यहीं से आ जाएगा आपको। क्या देंगे तुझे फूल स्तरों से खिले तू बिछाना तो अपने लिए कारा बनाना जाग तुझको दूर जाना जाग तुझको दूर जाना So क्या विश्व शक्ति क्या नीति मन पास आए हमारे पास चाहे ना क्यों हमारे पास चाहे ना क्यों मृत्यु बसाना जाग तुझको दूर जाना जाग तुझको दूर जाना यह मेरी सांसें अब जो चलती कहानी आग और मैं कभी दिल में सजेगा आज कहानी तुझे अंगार शेया पर कर दिया बिछाना मैं तुझे अंगार शेया पर कर दिया बिछाना जाग तुझको दूर है जाना जाग तुझको दूर है जाना। दोस्तों एक बार तालियां हो जाए जिस मतलब अच्छी गाया है ये वीडियो, अच्छा गाया है जिसने भी गाया है। अब मैं आपको इसके, ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, आपके इम्पोर्टेंट नहीं है ये, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा क्या क्या है। वो आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह। चलिए मैं आपको इसके बारे में मतलब समझा देता हूँ पंक्तियों के बारे में। तो दोस्तों समझाने के लिए हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, सबके लिए फ्री है। ये देखिए, चिर सहज आंखों उन्दिनी आज कैसे व्यर्थ बने। एक मिनट गाइस, ये देखिए, ओ सॉरी सॉरी गाइस, ये देखिए, चिग सहज आंखों उन नींद आज कैसे व्यक्त बनाए जाग तुझको दूर जाना है। मतलब इसमें जो कवि बोल रहा है कि जो आंखें हमेशा जागरूक और सतर्क रहती हैं, आज वे नींद से भरी हैं और थकी हुई क्यों लग रही हैं। तुम इतने व्यस्त क्यों दिखाई दे रहे हो। मतलब कवि कहना चाहता है कि जो आंखें हमेशा सतर्क रहती थी वे आज नींद में भरी हुई क्यों हैं। दोस्तों ये कहानी स्वतंत्रता से पहले लिखी गई थी या फिर स्वतंत्रता के टाइम पीरियड में लिखी गई थी। तो आप इसमें ये स्वतंत्रता सेनानियों को उसमें पाओगे, और ये आप खुद भी ले सकते हो, मतलब मोटिवेशनल है ये।
जैसे मीनिंग देख लेते हैं। चिर का मतलब बहुत समय से, सग जग का मतलब सतर्क और जागरूक, उनिंदी का मतलब नींद से भरी, व्यक्त का मतलब काम से उलझा हुआ। दूसरी पंक्ति का देखते हैं, जाग तुझको दूर जाना है, मतलब इसमें तो कवित्री कहती है कि तुझे दूर जाना है, जाग, इतनी जल्दी कैसे सो सकता है, तेरी आंखों में पानी क्यों दिख रहा है, मतलब तेरी आंखें भरी हुई थकी हुई क्यों लग रही हैं, तुझे तो बहुत दूर जाना है। तीसरी पंक्ति में, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंपन हो ले। हिमगिरी, हिमगिरी का मतलब क्या होता है, हिमालय पर्वत। दोस्तों पहले के कभी हिमालय पर्वत का बहुत इस्तेमाल करते थे, हमने जो पुरानी वीडियो देखी उसमें भी हिमालय पर्वत का जिक्र हुआ, इसमें भी हिमालय पर्वत का जिक्र है। हिमगिरी, हिमगिरी को हिमालय पर्वत कहते हैं। यदि आज स्थित हिमालय पर्वत के हृदय में डर का कंपन उत्पन्न हो जाए तो भी तुम्हें अपने रास्ते नहीं हटाने हैं। मतलब वो कह रही है कि अगर हिमालय पर्वत में भी कंपन हो जाए, तो डर या कंपन हो जाए, मतलब ढह जाए हिमालय पर्वत, तो भी तुम्हें अपना रास्ता नहीं बदलना है। तुम अटल, अमर, अजर हो। मतलब ऐसा कहना चाहती है कि तुम आगे कहेंगी ऐसा कि तुम्हें अपना रास्ता नहीं बदलना है बस। अचल का मतलब जो हिलता ना हो, हिमगिरी पर हिमालय पर्वत, कंपन डर का कंपन। एक इसे इस लय में भी ले सकते हैं कि तुम हिमालय पर्वत जैसे बनो, कि हिमालय पर्वत जैसे बनो, अचल, निडर और कंपन ना हो, मतलब हिमालय पर्वत जैसे निडर बने रहो। तीसरी पंक्ति की ओर चलते हैं, यह प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। मतलब ये मतलब इसका मतलब है, अगर प्रलय या भूकंप भी आ जाए तो आंसुओं का पूरा आकाश भी चुपचाप देख, दुख से रोने लगे तब भी तुम्हें अपने लक्ष्य के डरना, मतलब ये कह रही कि बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, तो भी रुकना नहीं है। अरे मोटिवेशनल है, पूरी पूरी ये मोटिवेशनल है। आप इसका कोई क्वेश्चन आता है उसमें आप मोटिवेशनल लाइन लिखाना हो जाएगा। मतलब ये नहीं कह रहा है ये कविता खराब है, हमको समझ नहीं आ रही है वो अलग बात है। मतलब पहले उन्होंने पहली लाइन में क्या बताया, पहली लाइन में मतलब हिमालय जैसे बने रहो, डटे रहो, आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। दूसरी लाइन बता रही अलौकिक, अजर मराओ, बारिश तूफान कुछ भी आए। जैसे प्रलय का मतलब भूकंप, विनाश, लित का मतलब थका, सु व्योम का मतलब आकाश, मौन का मतलब चुप, ये सब बताया उन्होंने। पांचवी पंक्ति में, आज भी अलौकिक को डोले तिमिर के घोर छाया। अगर आज प्रकाश भी, प्रकाश को भी पीकर भी गहरे अंधेरे में छ- छाया डगमगाने लगे, यानी चारों ओर अंधेरा हो जाए, तब भी तुम्हें नहीं रुकना है। समझ रहे हो? मतलब वो ये कह रही है, जाग, तुझको दूर जाना है, तुझे बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है, तू रुक नहीं सकता, तू बिल्कुल नहीं रुक सकता। तू रुक गया तो वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा जो तुम चाहते हो। इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपको इस एग्जाम में पास होना है, आप रुक नहीं सकते। अपने आप पे निर्भर करके देखो। सिक्स लाइन में बोल रही है, जाग कर विद्युत शिकाओं से निडर तूफान बोले, यदि बिजली की चमक के कठोर तूफान भी गरजने लगे, तब भी तुम्हें नहीं रुकना है, तुम्हें चलते रहना है। आप मीनिंग देखते जाइएगा यहाँ से, मीनिंग देखती जाइएगा ध्यान से। ये विद्युत का मतलब बिजली, शाखा का मतलब चमक, निठुर का मतलब कठोर। सातवीं पंक्ति में हम देखते हैं, ये वाली है सातवीं पंक्ति, पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। दोस्तों पंक्तियां यहाँ खत्म मोदी से दिख रही है मेरे को। सॉरी गाइस, नोट्स प्रोवाइड नहीं हो पाए अभी, तो आपको ऐसे ही थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, सॉरी। ये देखिए, कभी सी जाग तुझको दूर जाने, ये वही वाला हो जाता है, आठवां वाला। सातवां हम देख लेते हैं कि पर तुझे यह नाच पथ पर चिन्ह छोड़ आना, मतलब तुझे अपने, अगर तू इस दुनिया में आया है तो तुझे अपनी छाप छोड़ कर ही जानी पड़ेगी, ऐसा वो कह रही है। जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, महान महान नेताजी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, तो उनके जैसे हमें छाप छोड़कर जानी है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे, मतलब वो, मतलब उनके जैसे हमको छाप छोड़नी है, जो उन्होंने विश्व गुरु का संकल्प लिया, कछ नहीं आई।
मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सॉरी। तुम्हें कठिन और विनाशकारी रास्ते पर अपने साहस और कदमों के निशान छोड़ हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते रहो भाई, रुकना नहीं है आपको। 9 पंक्ति में बता दूं मैं, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सी सजीले। मतलब वो मोह माया की बता रही हैं कि ये अभी जैसे आप कॉलेज में हो तो आपको बहुत सी चीजें आकर्षण करेंगी, क्या ये चीजें आपको रोक लेंगी? नहीं रोक पाएंगी। आप ये मोम के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़िए। क्या आपको रिश्तेदार समाज आपके पैशन फॉलो करने से रोक रहा है? तो वो मोम के बंधन है। जब आपकी उस पैशन में पकड़ बन जाएगी तो वो आपके जैसे मोम, मतलब पिघल मोम से पिघल कर आपके जैसे हो जाएंगे। यही कहना चाहती हैं महादेवी जी कि आप आपके पथ पर चलते रहिए, ये मोम के धागे आपको रोक नहीं सकते। देखिए अर्थ भी देख लीजिए, क्या ये सुंदर और कोमल बंधन आराम और सुख तुम्हें अपने लक्ष्य को रोक नहीं पाएंगे। 10वीं पंक्ति देखते हैं हम। 10वीं पंक्ति में बता रही है, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पद रंगीले। मतलब लड़की वो मैं अर्थ पढ़ देता हूँ मैं अर्थ, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कंट्रोवर्शियल मेरे मुंह से कंट्रोवर्शियल बातें निकल जाती हैं कभी कभी। क्या रास्ते में मिलने वाले सुंदर और रंगीन आकर्षण जैसे तितलियों के पंख तुम्हें मार्ग में बांधा रखने से रोक देंगे? क्या तुम्हें सुंदर सुंदर जैसे किसी लड़की को लड़का पसंद आ गया, किसी लड़की को लड़की पसंद आ गई, क्या ये तुम्हें रोक देंगे? नहीं, इनको छोड़ के आगे बढ़ो। अब तुम तुम्हारे पथ से रुक नहीं सकते। हमारी कविता का नाम ही है, जाग तुझको दूर जाना है, ये मोह माया को छोड़ के जाग तुझको बहुत दूर जाना है। तू रुक नहीं सकता ऐसे तितलियों के बंधन। तितलियों यहाँ लड़कियों का मतलब है, मतलब देवी जी का, कि सुंदर वस्तुओं से तितलियों का मतलब है। ये देख लीजिएगा, पंथ का मतलब मार्ग और बाधा का मतलब रुकावट, रंगीले मतलब रंग भरे आकर्षक चीजें। 11वीं पंक्ति देख लेते हैं हम हमारी। ये देखिए, विश्व का बंधन, विश्व का क्रंदन भूल बुला देगी मधुर की मधुर गुनगुनान। क्या भौरे की मधुर गुनगुनाहट तुम्हें दुनिया के दुख और पीड़ा को भुला देगी? मतलब वो गाने की बात कर रही हैं कि ये गाने और ये मधुर मधुर आवाजें, आप समझ रहे हो ना मैं किस आवाज की बात कर रहा हूँ? जो लोग बाग कुछ लोग लगे रहते हैं बात करने रात रात भर, तो क्या ये आपको रोक देंगे? नहीं, जाग तुझको दूर जाना है। महादेवी जी को पता था जेन जी जनरेशन कैसी है, उन्होंने उनके हिसाब से ही ये कविता लिखी है। थोड़ा अपने लाइफ में लेके देखिए इसको, मतलब लाइफ में नहीं, अपने आसपास के लोगों को देखिए और फिर इस मोटिवेशनल कविता को पढ़िए। विश्व का क्रंदन भूल गया भुला देगी धूप की मधुर गुनगुनान। मतलब क्या ये मधुर गुनगुनाहट तेरे को दुनिया की दुख और पीड़ा से भुला देगी? क्रंदन का मतलब होता है रोना, दुख की आवाज। मधुर का मतलब भौरा, और मधुप का मतलब भौरा, और मधुर का मतलब मीठा। 12वीं पंक्ति देख लेते हैं हम। क्या डुबा देंगे तुझे फल यह फूल के दाल ओस गीले, ओस गीले। क्या फूलों की पंक्तियों पर गिरी ओस की बूंदें तुम्हें इतना आकर्षक कर लेंगी कि तुम अपने लक्ष्य को भूल जाओ? यहाँ वो पंखुड़ियों पर, मतलब फूल की जो पंखुड़ियां हैं, जैसे लड़कियां मेकअप करके आ जाती हैं, कुछ लड़के अच्छी हेयर स्टाइल करके और गाने वाने बजाकर आ जाते हैं। तो ये समझ सकते हो आप, जेंजी के लिए लिखी गई है ये कहानी, समझो। क्या आपको रोक लेंगे? नहीं, ये हमको नहीं रोक पाएंगी। इसलिए महादेवी जी कहती हैं, जाग तुझको दूर जाना है। मतलब जाग मतलब सो के उठ के जाग नहीं, वो ये कह रही कि आंखें खोलो, इस मोह माया को छोड़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, अपने माता पिता का सिर ऊंचा करो। ऐसा कहना चाह रही हैं वो। कठिन शब्द इसमें दल पंखुड़ियां सुबह की पानी की बूंद। ये देख लेना आप। 13वीं पंक्ति देखते हैं हम हमारी। तू ना अपनी छह को अपने लिए करा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। मतलब तुम अपनी ही कमजोरियों या डर को अपने लिए कैद रुकावट मत बना दो। मतलब वो ये कहना चाह रही है, जो तुम्हारी कमजोरियां हैं, जिससे तुम डरते हो, उनको अपनी रुकावट मत बनाना, उनसे भी लड़ो। तुम्हें काय से डर लगता है? सॉरी, तुम्हें किससे डर लगता है? तुम्हें इंग्लिश ग्रामर से डर लगता है?
हिंदी ग्रामर से डर लगता है, उसको पढ़ो, लाइफ में उसको पढ़ो पहले, क्योंकि डर को भगाना बहुत जरूरी है। एक बार डर भाग गया तो ये पूरी दुनिया हमारी है, हम इस दुनिया को जीत लेंगे। दोस्तों अपना डर कमेंट में लिख देना। उसके बाद क्या, डर तो रहेगा ना, उसको खत्म करना पड़ेगा, कमेंट में लिखने से क्या होगा। पर कमेंट जरूर कर देना इस वीडियो पर, बहुत मेहनत की आपके लिए, थोड़ी मेरे लिए भी, सॉरी। तुम अपने ही कमजोरियों को, डर को अपने कैद मत बना लेना। मीनिंग देख लेना, छह का परछाई, करा का जेल और कैद। चौथी पंक्ति देखते हैं अमन, जाग तुझको दूर जाना, ये तो सेम है कवित्री, फिर से प्रेरित करती हुई बोलती हैं। ओ सॉरी गाइस, इसको बताना पड़ रहा है, एक साथ पंक्तियां नहीं आ रही हैं। ये यहाँ पे अब ब्रज का उर एक, ब्रज का उर एक छोटा, छोटे आंसू कर्ण में धो गलाया। कवित्री कहती हैं कि, दोस्तों एक मिनट, थोड़ा देखने में दिक्कत हो गई है। कवित्री कहती हैं कि बहुत कठोर दिल ब्रज जैसे भी कभी कभी एक छोटी सी आंसू की बूंद से पिघल जाते हैं। वज्र जैसे, वज्र मतलब बहुत बड़ा, वज्र मतलब बहुत कठोर भी कभी कभी एक आंसू से पिघल जाती हैं, आंसू की बूंद से पिघल जाती हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप अच्छे से समझ रहे हो कि किसी लड़के को किसी लड़की ने रोकर एक आंसू, दो आंसू टपका कर उसको मन बहला लिया, उसको अपने उसमें कर लिया। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत से केसेस आपने पढ़े होंगे, ऐसा होता है। तो बस यही कह रही हैं महादेवी जी, आपको इन सब में नहीं पड़ना है, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, जाग तुझको दूर जाना है। ये पढ़ लीजिएगा, ब्रज बहुत कठोर चीज, उग्र हृदय दिल, अणु कर्ण आंसू, छोटी बूंद गलाया पिघला दिया। 16वीं पंक्ति देखते हैं हम। बस दोस्तों थोड़ा सा ही और रह गया है, इसको बस हमने खत्म ही कर लिया, एक बहुत बड़ी पोयम। जी हाँ दोस्तों, एक इससे गद्य और पद्य भी आते हैं, इससे गद्य और पद्य भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों थोड़ा सी और बची है, बस ये खत्म होने ही वाली है। मुझे पता है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, कैसा लगता है जब एक लेक्चर बहुत बड़ा चलता है। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट का, वीडियो बड़ी हो जाएगी, हम इसको चालू ही करते हैं। आप पॉज करके ब्रेक लीजिएगा, ठीक है गाइस। दे किसी जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। तुम किसी किसी किसके लिए, सॉरी, किसके लिए जीवन का अमृत छोड़कर केवल थोड़ी सी मदिरा क्षण सुख मांगकर लो आए। मतलब यहाँ जे कहने चाहती है माधवी जी, जो आपको गलत आदतें लगी हैं, उनका उनका क्षण भर का सुख, आपकी जो गलत आदतें हैं उनकी क्षण भर का सुख के लिए आप अपने जीवन भर का अमृत त्याग रहे हैं। मतलब जैसे कोई सिगरेट पीता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसको सिगरेट पीने से 2 मिनट की खुशी मिलती है, पर उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं, मतलब उसके अमृत जैसे फेफड़े खराब कर रहा है और उसके जीवन को बर्बाद कर रहा है वो। तो मतलब ऐसी कहना चाहती हैं देवी जी, कि माँ देवी जी, कि आप अपने क्षण भर के सुख के लिए अमृत जैसा जीवन देख रहे हो। इसकी 17वीं पंक्ति देखते हैं हम। सो गई आधी मल्य की बाप का उद्घन ले क्या, क्या तेज आंधी भी मल्य पर्वत की हिमालय, सॉरी मल्य सुगंधित हवा वाला पर्वत, सॉरी, मल्य पर्वत की सुगंधित हवा का तकिया लेकर सो गई। मतलब वो ये कहना चाहते हैं अब ज्यादा नहीं सोना, और खासकर किसी की याद में तो बिल्कुल नहीं सोना, ये कहना चाहती हैं वो। मतलब सुगंधित हवा वाला पर्वत, सुगंधित हवा वाला मतलब पर्वत, किसी ने आपको गुलाब का फूल दे दिया, आप उसको लेके सो रहे हो रात भर, उसके बारे में सोच रहे हो। गुलाब का फूल देने से तात्पर्य नहीं है यहाँ, यहाँ मतलब ऐसा तात्पर्य है कि आप किसी की याद में डूबे हो और अपने लक्ष्य को भूलते जा रहे हो, तो उसकी याद को छोड़ो, जाग तुझको दूर जाना है, उठ और चल अपने पथ पर, ये कहना चाहती हैं। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया, क्या संसार का सुख दुख अभिशाप गहरी नींद बनकर तुम पर पा गया है। अब यहाँ पे वो वाली बात खत्म होती है, अब संसार का दुख आ रहा है, क्योंकि अब ब्रेकअप हो गया है।
वो भी खानी भी अपनी चल रही थी, क्योंकि अब संसार का दुख अभी साफ मतलब दुख की स्थिति। अब उसको पैसे चाहिए, उसके घर वाले बोल रहे हैं बच्चे से, बेटा पैसे कमा, अब पापा को रिटायर होने का टाइम आ गया है। तो क्या ये दुख और दुख की स्थिति तुझे रोक लेंगी? नहीं, तू निडर चला रहा है और आगे चलकर हम बहुत तू अपने सपने को पा लेगा। मतलब बीच बीच में जो आपको कठिनाइयां आती हैं कि पढ़ने में, मम्मी पापा कहते हैं बेटा कब तक पढ़ेगा, ये कब तक चलेगा, तो उनसे कह देना कि ये दुख मुझे रोक नहीं सकता। उनकी बातों को सुन लेना, पर इतने ध्यान से उन उस पे, क्योंकि उसके सोचते रहना ही एक कठिन चीज है। मतलब मम्मी ने कुछ कह दिया कि तो उसको सोचते रहिए, तो आप अपने पथ से भटक रहे हैं, उनकी बात सुनिए और कीजिए हाँ, और आगे बढ़िए। ये कहना चाहती हैं, अपने दुख को छोड़िए और आगे बढ़िए, जाग तुझको दूर जाना है। अमृत सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। जो अमृता का पुत्र है, अर्थात महान और साहसी मनुष्य, वह अपने हृदय में हार या मृत्यु का डर क्यों बसाना चाहता है। मतलब तुम्हें हारने का और जीतने का दुख क्यों है? हार या मृत्यु, अगर हार गए तो तुम मर जाओगे क्या? यहाँ पे देवी जी, महादेवी जी बात कर रही है सुसाइड की। अगर तुम हार गए हो तो तुम सुसाइड नहीं कर सकते। तुम अपना जीवन त्यागना तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारे माता पिता का भी अधिकार है, और उसका भी अगर है तो। दोस्तों मैं हूँ जेंजी टीचर, मतलब बनूंगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो। हृदय में हार या मृत्यु का डर क्यों बसना चाहता है। मतलब वो मैंने समझा दिया आपको, अब क्या ही बताऊं इसमें कि मृत्यु का और हार का डर क्यों बसा रहा है मन में। उसको छोड़ और जाग, तुझको दूर जाना है, आगे जा। जा भाई जा, कहाँ जा रहा है? अभी तक नहीं जा पाया, अभी इसी पंक्ति आ गई, जाग तुझको दूर जाना है, ठीक है। और है बनती, एक बार देख लेते हैं। गाइस खत्म हो गया क्या ये? अभी नहीं हुआ। कौन सा था? हाँ, अमरताल। बस दोस्तों, दो और बस हो गया खत्म। मुझे भी बहुत खुशी होगी ये खत्म करने पे। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। कवित्री कहती हैं कि अब निराश या दुख में ठंडी सांस लेकर संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी को मत भूल। मतलब वो ये कह रही है, तू बीच में रुकना नहीं। अगर कहानी आधी हो गई है तो बस उसको, हाथ ही निकल गया, पूछ और रह गई है, वो ये कहना चाहती हैं कि बस थोड़ा सा और, थोड़ी सी और मेहनत कर, अपने दुख और दर्द को साइड में रख, थोड़ी सी और मेहनत कर, बस तू सफल होने ही वाला है। जाग, तो उसको दूर जाना है। बस दोस्तों, हम सफल होने ही वाले हैं, थोड़ा सा और। आप ये देख लीजिएगा, ठंडी सांस मतलब निराशा या दुख की भावना को दूर रखकर जल्दी कहानी मतलब संघर्ष और जोश से भरी कहानी को थोड़ा और पूरा करना है। आग हो उर में तभी, ये क्या है गाइस, घर में सजेगा आज मानी। यदि हृदय में उत्साह और साहस की आग है, तभी आंखों में आने वाले आंसू अर्थपूर्ण और सुंदर लगेंगे। मतलब अगर आपके हृदय में साहस और आग है, तो आपके आंख में आने वाले आंसू भी सुंदर लगेंगे। मतलब खुशी के आंसू बोल रही है वो, बोल रही है ये संघर्ष का पूरा हुआ, अब खुशी के आंसू आने वाले हैं। उसका मतलब हृदय, जग मतलब आंख। ठीक है, पता नहीं, देख लेना आप ये इसको क्या पढ़ते हैं, हैग, नहीं पता नहीं, ठग, पता नहीं मेरे को। सहज सजेगा जो शोभा देना, मतलब अब तुमको शोभा देगा वो आंख में आंसू, अगर तुम सफल हो गए हो तो। अगर आपका रिजल्ट आ गया और आप पास हो गए हो तो आपकी आंखों में खुशी के आंसू आएंगे। और हार भी तेरी बनेगी मनीनी जय की पताल। तुम्हारी हार भी एक दिन सम्मान के साथ विजय का झंडा बनेगी। मतलब वो ये कह रही हैं, जीवन में जितनी भी हार ली है, अगर एक सफलता मिल जाएगी तो सारी हार भूल जाओगे और सफलता को पाकर तुम बहुत खुश होगे। ये कहना चाहती हैं वो। राख क्षणिक पतंग की है अमरदीप की निशानी। पतंग की जल कर बनी राख थोड़ी समय की होती है, लेकिन दीपक की अमर रोशनी का प्रतीक। मतलब वो ये कह रही है, जो वो लालटेन उड़ाते हैं ना वो अपन, कुछ तो आग लगा के उसको ऐसे, वो क्षण भर के लिए होता है, और दीपक से हुई रोशनी ज्यादा देर तक रहती है। मतलब वो ये कहना चाहती थी कि आपको
एक दिन में सक्सेस नहीं मिलेगी, पर एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। वी नॉट गेट टू सक्सेस इन वन डे, बट इन वन डे वी गेट सक्सेस। ये कहना चाहती है वो, मतलब एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। क्षण का मतलब थोड़े समय के लिए, पतंग मतलब दीपक पर जलने वाली कीट, अमर मतलब हमेशा रहने वाला, निशानी मतलब प्रतीक। हो गाइस, आखिरी लाइन मुझे बहुत खुशी है तुझे अंगार यस्य यशस्य पर मृदुल कलियां बिछाना, तुम्हें कठिन और कष्ट भरे रास्ते अंगारों की ससस ये पता नहीं से ये तो कुछ तो है, पर भी कोमल फूलों की तरह सुख और आशा फैलानी है। अंगार जलते हुए कोयले, मतलब वो ये कह रही है कि अब आप सफल हो गए हो तो कठिन और रास्तों में बढ़ो, लोगों को अब आपको रास्ता दिखाना है। एक बार पढ़ लें, तुम्हें कठिन या कष्ट भरे रास्ते अंगारों की साक्ष्य पर भी कोमल फूलों की तरह सुख और आशा फैलानी है। तरह मतलब जो आपको कठिन रास्ता मिला वो दूसरों को कठिन रास्ता ना मिले, इसलिए दूसरों की मदद कीजिएगा। अब आप सफल हो गए हो, जाके तो उसको दूर जाना है और दूसरों को लेके भी जाना है। बस दोस्तों एक बार और पूछ लेते हैं, इससे कुछ बचा तो नहीं है। दोस्तों चैट जीपीटी एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ये देखिए हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ग्रुप पे शेयर कर दिए जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें शेयर कर दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा इसको। बस आपको मोटिवेशन की तरह समझना है, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें लिख दीजिएगा। इसके गद्य पद्य भी आ सकते हैं, तो एक बार थोड़ा देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।